कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एक नेपाली लड़की की संदिग्ध मौत हो जाती है। कहा तो ये जाता है कि लाइब्रेरी में उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, फिर उसे मारकर उसके कमरे में उसे पहुंचा दिया जाता है। मकसद ये था कि किसी भी तरीके से एक बीजेपी नेता के बेटे का नाम इसमें ना आए। लेकिन हमारे पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। ये वो टिकट है जिस टिकट में आपको साफ तौर पर पता लगेगा उस बीजेपी नेता के बेटे के बारे में, जब वो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलकाता भागने की तैयारी में था। रात का समय था, 8:35 थे। कोलकाता पहुंचने का जो टाइम था वो है 9:20 पर। इंडिगो एयरलाइंस की ये टिकट है। और जो लड़का है इसकी उम्र 20 साल है, थर्ड ईयर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। लेकिन इसके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो साफ तौर पर अगर आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये लड़का लड़कियों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। इसे लगता है कि लड़कियां कहीं भी आसानी से मिल सकती हैं, उनसे दोस्ती करो, उन्हें गाली गलौज करो, उन्हें मारो पीटो, क्योंकि उन पर उसका सीधा हक होता है। ऐसा आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं। टिकट तो मैंने आपको दिखाई दिया, लेकिन आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर दिखाएंगे व्हाट्सएप चैट, जिसमें साफ तौर पर पता लग रहा है कि कैसे लाइब्रेरी में उसके साथ छेड़छाड़ होती है। दिखाएंगे वो कमरा जहां पर नेपाली लड़की को बंद रखा जाता है, कैसे उसके दोस्त दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। बात करेंगे कैसे इस पूरे केस को मटिया मेड करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो बीजेपी नेता का बेटा था। इसलिए प्रशासन ने, और खास तौर पर कॉलेज प्रशासन ने, हर एक बच्चे को उठाकर, जितने भी नेपाली बच्चे थे उन्हें उठाकर स्टेशन भेज दिया और कहा कि अपने अपने घर नेपाल चले जाओ। लेकिन पर्दे की पीछे की कहानी आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर हम आपको बताएंगे। क्या उस नेपाली लड़की के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, किस तरीके से उस लड़के ने उसके साथ मेंटल टॉर्चर किया गया, और यहां तक कि जब लड़की अपनी आवाज लेकर कॉलेज प्रशासन के पास जाती है तो कॉलेज प्रशासन मजाक बनाने के अलावा कुछ नहीं करता है। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से अब जानते हैं। देखिए, 16 तारीख को जो कलिंग इंस्टीट्यूट है KIIT, उसमें एक फेस्ट चल रहा था और उसी में करीब 7 साढ़े 7 के आसपास जो लड़की है प्रकृति, उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश संदिग्ध हालत में उसी के कमरे में मिलती है। अब इसके बाद कई सारी चीज़ें सामने आती हैं, प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट बाहर आते हैं, क्योंकि ये सामने आता है कि जो कॉलेज है वो सारी चीज़ें दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसी में से हमारे उन्हीं बच्चों के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं का एक चैट हाथ लगा है। ये वो व्हाट्सएप चैट है। मैं अपने एडिटर से कहूँगी कि वो आपको स्क्रीन पर भी ये चैट एक बार दिखाएँ ताकि आप भी पढ़ सकें। और मैं बताती हूँ उसमें क्या है। हमने जो बच्चों के नाम है वो हाइड कर रखे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे हैं उनकी चैट है, जिसमें कहा गया है कि स्टे सेफ ब्रदर, यानी ठीक रहो। इसके बाद कहते हैं कि हमें सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, जस्ट प्रोटेस्ट। अगला जो शख्स है वो पूछता है कि मैटर क्या है, तो आगे वाला जो दूसरा लड़का है या जो भी इसमें शख्स है वो बताता है मैटर बहुत इंटेंस हो गया है, मतलब चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं, जो भी चीज़ें हो रही, बातें बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद वो अगला शख्स बोलता है चैट में कि मैं तुम्हारे लिए पूरी स्टोरी फ्रेज करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर हुआ क्या है। तो बताता है कि जो लड़की है वो छेड़खानी उसके साथ हुई है और छेड़खानी में वो मर गई है। जो उसका बॉयफ्रेंड है सेंट्रल लाइब्रेरी में उसके साथ छेड़खानी कर रहा था और वहीं पर उसे मार दिया गया। इस तरीके से बातें होती हैं। और इसके बाद जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि इस पर पर्दा डालना है। आप चैट की लाइनें पढ़िए, एक एक इंग्लिश में लिखी हैं, आप उसे समझिए और मैं भी आपको बता रही हूँ कि उसका मतलब क्या है। तो उसमें कहा जाता है कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्यों ना इसे कवर कर दिया जाए। इसके बाद उसी लड़की यानी प्रकृति की बॉडी को प्लांट करते हैं उसी के हॉस्टल के कमरे में। अब हॉस्टल में जब प्लानिंग हो जाती है, प्लांट कर दिया जाता है, फिर एविडेंस भी प्लेस किए जाते हैं। एविडेंस प्लेस करने के बाद जब बच्चों को पता लगता है, स्टूडेंट्स को पता लगता है कि इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तब वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं और तब वो आगे आकर चीज़ें बताते हैं कि ये हमारे कॉलेज के अंदर गलत हो रहा है। मीडिया में खबर आती है, सरकार तक खबर पहुंचती है, लेकिन उससे पहले सारी कहानी हो गई थी। अद्विक श्रीवास्तव जो लड़का है, जो बताया जा रहा है बीजेपी नेता का है, उस पर पूरी तरीके से आरोप लगते हैं, उसको इस पूरे चीज़ का आरोपी बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले वो बड़े आराम से, जो टिकट आपको दीपक ने दिखाया वो तो जिस रोज़ लड़की की मौत होती है प्रकृति की, उसी रोज़ उड़ जाता है, उड़ीसा से सीधे कोलकाता जाता है, वहाँ से लखनऊ चला जाता है और बड़े आराम से अपने पापा के पास पहुँच जाता है ताकि वहाँ पर उसे कोई हानि ना हो, उसे कोई अरेस्ट ना कर पाए, उसे कोई पकड़ ना पाए। लेकिन आखिर ये कॉलेज
कॉलेज में तो सारे बच्चे बराबर होते हैं, सारे स्टूडेंट सेम होते हैं, तो ये कॉलेज आखिर इस लड़के को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? एक लड़के ने अगर ऐसा कदम उठाया तो कॉलेज को साफ तौर पर सामने चीज़ें रख देनी चाहिए थी। इस कॉलेज को हेल्प करना चाहिए था, बच्चों की हेल्प करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी। लेकिन क्या सिर्फ इस एक लड़के को बचाने के लिए कॉलेज ने इतना पूरा स्वांग रचा, इतनी ज़्यादा जो पूरी है प्लानिंग प्लॉटिंग कर दी? और जो व्हाट्सएप चैट है उसमें बताया गया लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में उसके साथ छेड़खानी हुई, उसे मारा गया। फिर उस कमरे में अंदर कमरे में प्रकृति दिखती है जो संदिग्ध हालत में पड़ी होती है। इसके बाद पूरी चीज़ें सामने आती हैं, चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जाती है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो एकदम आप समझिए प्रॉपर हाइड किया जाता है, जैसे आर्जिकर केस में किया गया था। एविडेंस का भी टेम्परिंग आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और फिर इस लड़के को बचाने के लिए कई सारे जो कदम हैं वो उठाए जाते हैं। अब इस लड़के को बचाने के लिए इतने कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, जबकि अगर मैं इसकी मानसिकता आपको सुनाऊँ, इसकी चीज़ें आपको सुनाऊँ तो आप अपने कान बंद कर लेंगे। हमारे पास इसका एक ऑडियो लगा जो करीब 4 साढ़े 4 मिनट का है, जिससे जब हमने प्रॉपर अपने एडिटर को दिया, राजेश और आदित्य को, और जब वो बेचारे एडिट करने बैठे तो उन्होंने हमारे सामने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि अब इससे ज़्यादा बीप, इससे ज़्यादा म्यूट हम नहीं कर पाएंगे। आप लोग इतने ही मिनट का वीडियो अपने व्यूवर्स को दिखा दीजिए। मैं आपको 2 मिनट 36 सेकंड के आसपास का एक ऑडियो सुना रही हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि जो अद्विक है और प्रकृति है, इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है और प्रकृति बार बार ये कोशिश कर रही है कि अद्विक मान जाए, बल्कि अद्विक उसे फोर्स कर रहा है कि मुझसे माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। यानी वो साफ तौर पर ये आप समझेंगे कि कैसे वो पैर की जूती बनाकर रखता था प्रकृति को। अब पहले आप सबसे पहले ऑडियो को सुनिए। मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा, पूरा दिन शांति से रात जब आती चली आती है, मेरी मेहनत स्टार्ट की। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल है, क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया? टेक से बड़ा मुंह चलता था, पट 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 कॉल करने का, सिर्फ इसलिए कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती, तूने कुछ नहीं सीखा ज्ञान के बीच में। हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोल देती है, क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती है सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही ना क्या करा भाई। तो वही तो मेरी गलती जो कर दिया था। वही तो अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग गया अद्विक, मैंने कुछ नहीं किया। बंद कर चीज को, समझ निकल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता। मत कर यार। तूने पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई, तूने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। क्यों बोला अद्विक? शुरू में भी मैंने बोला था ना तू मदन मदन कर रहा था, तब मैंने बोला नहीं अद्विक मदन का कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता, कुछ बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था। हाँ, दीपक की मोमोज वाली बात के बाद ही बोला था बस। उससे पहले सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था तुमने। हाँ शायद बोला था, बट जो भी है देखो, जब तुमसे दीपक वाली मोमो की बात आई प्रकृति, देखो श्वेता वाली चीज को लेकर तो अभी तक होना करती, जो मैंने एक बार गुस्से में बोला था, और तू कल अगर गुस्से में मदन मदन कर सकती तेरे से मैं आज नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता क्या? खुद याद कर, कल रात को सोते सोते जगा के तूने उठा के टॉन्ट बोलना शुरू कर देना। श्वेता बोली अच्छा उसका रिवेंज ले रहे थे, ठीक है लो आते। भाई रिवेंज की बात नहीं प्रकृति, मैं तुम्हें एक लॉजिकली चीज समझा रहा हूँ। तुम श्वेता वाली चीज को लेके 2-3 हफ्तों तक होना कर सकती हो, टॉन्ट मार सकती हो। मैं सेम चीज बोलूं तुझे कि तूने ये क्या था तो मैं भी ये करे, तो मुझे तो कितना गाली सुना था, कितना गाली देता है तू मुझे। प्रकृति मैं तुम्हें सेम चीज, मैं गलत, मैं ना करूँ तो भी गलत, मतलब तेरी सच बता रहा, सेम चीज नहीं है, अलग है। तो भाई मिर्च मसाला कि मेरे मुंह मतलब बार बार कह रहा हूँ। तो सुना आपने ये ऑडियो जिसमें अद्विक साफ तौर पर प्रकृति से बोल रहा है कि प्रकृति माफ़ी मांग, प्रकृति माफ़ी मांग। वो बार बार यही कह रहा है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, और बेचारी प्रकृति भी माफ़ी मांगती है। और आपने इसमें नोटिस किया होगा कितने बीप लगे हुए हैं, कितना ज़्यादा म्यूट है। तो आप सोचिए उस जगह पर उसने कितनी गाली गलौज की है, कितना ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप था, कितना ज़्यादा वो अब्यूज़ कर रहा है प्रकृति को। अब
इससे पहले भी कई बार जो प्रकृति इसके साथ लंबे टाइम से रिलेशन में थी, लंबे समय से इसकी दोस्त थी, जब उसका एडमिशन हुआ इस कॉलेज में तो इस कई बार ऐसा हुआ कि जो अद्विक है वो उसे टॉर्चर करता था या उसके साथ कभी कभी अब्यूज़ करता था, जिसको लेकर जो इनके यहाँ पर विदेशी डिपार्टमेंट होता है, हर कॉलेज में होता है कि बाहर फॉरेन के बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना होता है कि आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, अपने बारे में कोई शिकायत है कॉलेज के बारे में, किसी ने आपको तंग किया, किसी ने कोई ऐसी टिप्पणी की तो आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में जो प्रकृति है वो उस डिपार्टमेंट में जाती है और शिकायत भी करती है अपने बॉयफ्रेंड यानी अद्विक के खिलाफ, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। अब एक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि भाई जो लड़के हैं वो तो बड़े घर के बेटे हैं, वो भी भारतीय हैं, अब नेपाली लड़की के साथ कुछ भी हो किसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब होता यह है कि वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है, कुछ महिला प्रोफेसर और कुछ ऐसे जो टीचर्स होते हैं उन्हें बनाया जाता है और बोला जाता है देखिए एक ऐसा मैटर हुआ है और आप इसे संभालिए। अब आप देखिए कौन लोग संभालने आते हैं, संभालने भी वो लोग आते हैं, यानी शिकायत भी उनके पास जाती है, कमेटी भी उनकी बनाई जाती है जिन औरतों को खुद बात करने की तमीज़ नहीं है, जो एक कॉलेज में पढ़ाती हैं, एक अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज की टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो बड़े बड़े बच्चों को, यूँ भी नहीं 10वीं 12वीं 11th 12th के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, आप कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप प्रोफेसर आपको बोला जाता है, उसके बाद आप जब सामने आते हो तो आप ऐसी लैंग्वेज में बात करते हो, इतनी अश्लील लैंग्वेज में ये बात करते हैं उन बच्चों से कि आप सुन लेंगे तो आपके कान भी एक तरीके से शॉक्ड रह जाएंगे कि ये किस तरह से, किस बेलहजी से बात कर रहे हैं उन बच्चों से। आप ज़रा सुनिए किस तरीके से ये बदतमीज़ी के साथ, किस अश्लीलता के साथ उन बच्चों से बात करते हैं। 40,000 बच्चों को मतलब अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। 40,000 बच्चों को मतलब अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। तो यहाँ पर ये साफ तौर पर उनको नीचा दिखाया जा रहा है, जो मैडम है वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, आप इसमें समझ गए होंगे। बल्कि आपको उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए थी, वो विदेशी थी, वो भारतीय होती, वो कहीं की भी होती। ये मानसिकता दिखाती है कि कल को अगर यहाँ पर इंडियन लड़की भी होती ना तो मैडम आप उसकी हेल्प नहीं करती, आप तब भी ऐसे ही जवाब दे रही होती अगर साथ में जो अब्यूज़ करने वाला है या जो गलत करने वाला है वो किसी बड़े आदमी का बेटा होता, बड़े नेता का बेटा होता, बीजेपी नेता का बेटा होता, या कोई बिजनेसमैन या कोई भी किसी एंगल से बड़े घर से आता। अगर भारतीय लड़की होती तो आप तब भी कुछ नहीं करती। हमारे देश में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि बाहर से आते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। लेकिन यहाँ तो ठीक इसके उल्टा हो रहा है। और जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इस तरीके से एक लड़की की लाश मिली है, उसको छुपाने की कोशिश की गई, अद्विक को बचाने की कोशिश की गई, वो भाग भी गया बड़े आराम से, साथ ही साथ जो नेपाली स्टूडेंट हैं उनके साथ भी गलत हुआ। जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं और जब कॉलेज को लगता है कि अब उनकी छीछा लेदर हो रही है, मटिया मेट हो रहा है, तब मैडम को सामने कर दिया जाता है और वो छोटा सा सेकंड भर का वीडियो बनाकर सामने रख देती हैं और बोल देती हैं कि हम पब्लिकली माफ़ी मांगते हैं, हमने जो किया वो बहुत गलत किया। और माफ़ी भी ऐसी मांगती है जैसे फॉर्मेलिटी हो। देखिए जब हड़काना था, जब बात नहीं सुननी थी तो 6-7 लोगों को पहुंच गई, सबके सामने जलील कर दिया। और जब आपको माफ़ी मांगनी है तो एक ही मैडम सामने है, वो बहुत छोटा सा वीडियो बनाकर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने डाल दिया, कॉलेज की तरफ से आ गया और बोला देखिए हमने तो माफ़ी मांग ली। अब आप माफ़ीनामा भी सुन लीजिए मैडम किस तरीके से माफ़ी मांग रही हैं। I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment, and I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority of KIT University. And if any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. तो आपने पूरी कहानी तो अब तक समझ ली होगी किस तरीके से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की जो प्रोफेसर हैं वो बच्चों को नीचा दिखाना, धमकाना और एक तरीके से भारत की छवि को बदनाम करने की एक नापाक कोशिश वो कर चुकी हैं। लगभग जब इस तरीके से बच्चों से बातचीत होती है, वो तो भला हो गया किसी बच्चे ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया मैडम का, नहीं तो किसी को कानो कान खबर ही नहीं लगती कि KIIT के अंदर किस तरीके से प्रोफेसर अपने बच्चों से बातचीत करती हैं। अब इसके बाद होता क्या है, लगभग 600 से 700 स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, कॉलेज के आसपास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी डिमांड पूरी की जाए। क्या डिमांड थी? उन्होंने ये कहा कि जो लड़की की बॉडी की ऑटोप्सी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक लड़की के घर वाले मौके पर नहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन KIIT ने जानबूझकर
पेरेंट्स के आने से पहले, उनसे कंसल्ट लेने से पहले ही उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। अब इस बात को लेकर बच्चे नाखुश थे, उन्हें लग रहा था कि शायद कुछ गलत हो सकता है। इसके बाद 600 से 700 स्टूडेंट बार बार प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गलत हो रहा है, इसमें सही चीज होने की दरकार है। लेकिन आपने देखा कि कैसे प्रोफेसर बदतमीजी से बात कर रहे थे। अब यहां पर होना यह चाहिए कि जो कॉलेज है उसे बच्चों की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन कॉलेज के पास पैसों की लगता है कमी नहीं थी। वो अपने घमंड में अलग ही चूर थे। उन्हें लग रहा था कि 600-700 बच्चे भी कोई बच्चे होते हैं। इन्होंने एक फरमान जारी किया। फरमान ये जारी किया कि आप फटाफट अपने हॉस्टल और इस कॉलेज को छोड़ दें। आपको बसेस के जरिए बकायदा रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आप चाहें जहां चाहें वहां निकल जाएं, घर चाहें तो घर निकल जाएं, लेकिन फटाफट। 16 फरवरी 2025 का ये वाकया था। 17 फरवरी 2025 को जब बच्चे लड़ रहे थे अपनी चीजों के लिए, कॉलेज सिर्फ कहता है स्टेशन छोड़ के आओ, इनको रगड़ दो, ये जो प्रोटेस्ट है इसे दबा दो, कुचल दो, इस तरीके से कुचलो कि आवाज उठा ही ना पाए। अब इसके बाद होता क्या है, लगभग 700 से ज्यादा बच्चों को स्टेशन छोड़ दिया जाता है। ना उनके पास टिकट है, ना उनके पास खाने के पैसे हैं, बस स्टेशन छोड़ दिया गया इस बना पर कि कॉलेज अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये जो मानसिकता है कि किसी भी आवाज को दबा देने के लिए अगर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, बच्चे अगर हमें खुद मैसेज कर कर, खुद मेल कर कर टाइम तक को नहीं बताते कि देखिए आपको वीडियोस बनाने चाहिए थे, आपको देखिए हमारे से चीजें गलत हो रही हैं, लोगों ने हमें बताया, तब हमें चीजें पता लगी कि देखो KIIT के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। जब बच्चों के दर्द के बारे में याद रखिए, ये बच्चे नेपाली जरूर हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई भारतीय स्टूडेंट वो अमेरिका में अगर जाता है, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वहां पे उसे मारा जाता है, उसे भगाया जाता है, कहा जाता है वापस इंडिया भागो, तुम तो गरीब देश के हो, अमेरिका में क्या क्यों पढ़ रहे हो। उसके बाद सोचिए भारत के लोगों के अंदर कितना ज्यादा गुस्सा पनपता, और शायद इसीलिए जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें इंटरवीन करना पड़ा और बोलना पड़ा कि हमारे 2 ऑफिसर्स KIIT जाकर बच्चों का दर्द समझ सकते हैं। अब बच्चों का दर्द कैसा था, मैं आपको एक बाइट सुनाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जब बच्चों को रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा था, वो कैसे मायूस होकर डरे सहमे स्टेशन पहुंच रहे हैं। ना खाने के पैसे हैं, ना घर जाने के पैसे हैं, बस कॉलेज का एक फरमान हाथ में है और ये देखो कि नोटिस है, हमें बाहर फेंक दिया गया है। सुनिए ऑन कैमरा बच्चे क्या क्या चीजें बता रहे हैं। पता नहीं, अचानक नोटिस आया, निकाल दिया। उसी के हम लोग खोजी पूछी कर रहे थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब के बताने के लिए हम लोग गए थे। ठीक है, IRO हमारा ऑफिस है, इंटरनेशनल ऑफिस IRO, वहीं गए थे हम लोगों का। वहाँ से भी मतलब बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं सुनाई दिया हम लोगों को। तो वहाँ से आए हम लोग, रात भर वहीं पर बैठे, हम लोग वहाँ पर बैठे, धरना दिए, कुछ भी सुनाई नहीं हुआ। वहाँ से हम लोग को धक्का मार के रोड से हॉस्टल पठाया गया। हॉस्टल से भी धक्का मार के हम लोगों का बोला पैकिंग सैकिंग करो, यहाँ से जल्दी 1 घंटे के अंदर में निकलो, जल्दी से जल्दी। अब क्योंकि मामला तूल पकड़ता जा रहा था, अब ये जो चीजें हैं ये KIIT से निकलकर, जिस तरीके से जो वहां का जो डिपार्टमेंट था, जो प्रशासन था KIIT का, वो चाहता था कि ये बात KIIT के गेट के बाहर ना पहुंचे। अब आग ऐसी लगी, वीडियो ऐसे वायरल हुए कि आग लगते लगते न्यू दिल्ली पहुंची, न्यू दिल्ली से नेपाल पहुंच चुका था। अब पूरे देश में इसे लेकर बातचीत शुरू हो जाती है। इसके बाद जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो बकायदा KIIT के फाउंडर से बातचीत करते हैं, तब जाकर पहली बार एक्शन शुरू होता है। शुरू कैसे होता है, ध्यान रखिए। जिस तरीके से वनिता ने आपको एक वीडियो दिखाया कि जो प्रोफेसर है वो माफी मांगती हैं, ऐसा लगता है कि उनके सर पर बंदूक रख दिया गया हो, कहा होगा कि माफी मांगो। उन्हें अब तक ऐसा लग ही नहीं रहा वीडियो देख के कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड बच्चों को पीट रहे थे, भगा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि जानी दुश्मन है, हमारी दुश्मन है, उनको उठा उठा के फेंको बाहर। अरे भैया, भारत के रिश्ते अभी भी इतने अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान से झगड़ा चल रहा है, चाइना से दुश्मनी है। आप किस तरीके से चाहोगे कि नेपाल भी आपका दुश्मन बन जाए? आप नेपाल के बच्चों के साथ चीजें क्या कर रहे हो? और वहां पर बकायदा जिस तरीके से वनिता ने वीडियो दिखा के आपको बताया कि 40,000 बच्चों को मैडम कह रही हैं कि हम खाना खिलाते हैं, हमारे फाउंडर्स। अरे भैया, 13-14 लाख रुपए फीस भी लेते हो 4 साल के अंदर। 13-14 लाख रुपए कोई आम बात नहीं, चवन्नी नहीं है क्या आप फ्री में खाना खिला रहे हो। पैसे लेते हो तब जाके खाना खिलाया जा रहा है। और ये जो पैसे बता रहा हूं, ये ट्यूशन फी है, ना कि हॉस्टल की फीस है। हॉस्टल में रहने के बच्चे पैसे दे रहे हैं, उसी की बदौलत आप खाना खिला रहे हो, उसी की बदौलत उन टीचर्स, उन प्रोफेसर के बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। लेकिन तमीज देखिए, भारत की छवि को खराब करने में इन जैसे प्रोफेसर का सबसे बड़ा हाथ है। दूसरा हाथ, जिस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड बच्चों को तमाशा बनाकर बच्चों को पीट रहे हैं, इधर उधर भगा रहे हैं,
मानता हूं कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से ऑर्डर फॉलो करके बच्चों को मारना, पीटना, फिर उन्हें बाहर निकाल देना। अब होता क्या है, जब प्रधानमंत्री नेपाल के KIIT के फाउंडर से बात करते हैं, नौकरी किस किस की जाती है। कहा जाता है ना कि जब कोई बड़ा मामला होता है तो जो छोटे मोटे लोग होते हैं उन्हें दबा के कुचल के आगे निकल जाओ, बड़े लोग सेफ रहते हैं। जो 3 सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें फौरन ही नौकरी से निकाल दिया जाता है। बाकायदा पुलिस इन्हें अरेस्ट भी कर लेती है। एक बाकायदा जो स्टूडेंट है जो भागने की कोशिश कर रहा था, अद्विक श्रीवास्तव, इन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। कहाँ से अरेस्ट किया जाता है? 3 डायरेक्टर को भी अरेस्ट किया जाता है, एक स्टूडेंट को भी अरेस्ट किया जाता है। लगभग 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब पता लगाने की बारी यह है कि ये जो अद्विक है ये 20 साल का लड़का है, लेकिन इसका जो माइंडसेट है, जो इसकी दिमाग में जो कीड़ा है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि ये लड़कियों को ये कुछ समझता ही नहीं है। इसे लगता है कि लड़कियां इसके पैर की जूती हैं, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत कर रहा है, हम आपको पूरा ऑडियो नहीं सुना सकते, लेकिन जो हम जब सुन रहे थे हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि लड़कियों को कैसे क्या समझता है। लेकिन यहां पर मैं उन तमाम लड़कियों से भी कहूंगा कि जो अद्विक है, अद्विक की कहानी का आप सुनी चुके, समझ ही चुके हैं, लेकिन मैं लड़कियों को, जितनी भी लड़कियां जो यंगस्टर्स हैं, जो कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, नया नया आपको प्यार हो रहा है, आपकी दोस्ती हो रही है, एक चीज़ ध्यान रख लीजिए और ध्यान से सुनने और समझने की आप सारी लड़कियों को ज़रूरत है जो इस वीडियो को देख रही हैं। कोई भी लड़का, कोई भी प्रोफेसर या कोई भी रिश्तेदार लड़कियों से आपकी अगर प्राइवेट फोटोज़ मांगेगा, आपको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? आपको लगता है कि यार ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये मेरा देखभाल करेगा, ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है। गलत नहीं कर सकता तो गलत चीज़ें देखने का भी हकदार वो नहीं है। आप अपनी कोई प्राइवेट फोटोज़, कोई प्राइवेट वीडियोस उसे नहीं भेजेंगी। अगर आप भेज रही हैं तो ये गलती भी आप ही की है। ये कैसा प्यार है कि आपके घर वाले आपको 18-19 साल से पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, महज आपको 4 से 5 महीने एक लड़के से मिले होता है और प्यार हो जाता है। उस प्यार में आप अपने न्यूड फोटो शेयर कर दे रही हैं और फिर लड़का आपकी इज्जत नहीं करता। आप कहते हैं कि लड़का ये तो बदतमीज हो गया, ये हो गया। फिर यहां से शुरू होता है ब्लैकमेल का खेल। तो इसलिए उन तमाम जो नई नई लड़कियां हैं जो कॉलेज जा रही हैं, उन्हें लग रहा है कि हम घर वालों से दूर हैं, हमारी दोस्ती नहीं है, तब जाकर आपको लगता है कि अरे ये लड़का बहुत अच्छा है, इससे मेरी दोस्ती हो रही है, तब कि आपके बीच में कनेक्शन बैठता है, फिर आपको हो जाता है प्यार और उसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेल का एक गंदा खेल। अब यहां पर जिस तरीके से इस रिलेशन में जो दोनों थे, अद्विक और जो लड़की है, इनके रिलेशन से साफ पता लगता है कि इनके बीच में गाली गलौज बहुत ज्यादा हो रही थी। अब आपको जब पता है कि जो लड़का है वो बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहा है, इसे बात करने की तमीज नहीं है, फिर भी आप उसकी जिंदगी में हुक लगा के बैठी हैं कि मैं इसे छोड़ ही नहीं सकती। अरे भैया, जब आपको पता है कि लड़का टॉक्सिक है, वो अच्छी बातें नहीं कर पा रहा है, वो इज्जत नहीं करता है, ना बात करने की तमीज है, आप फिर भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हैं। ऐसा भी क्या हो गया, पूरी जिंदगी आपके पास पड़ी है, 20 साल की उम्र है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, एक अच्छे पैसे वाले बनिए, अच्छी नौकरी कीजिए, तब देखिए आपके पास जिंदगी में कितने अवसर आएंगे। लेकिन नहीं, पढ़ाई करते वक्त भी अगर आप सोचिए कि आप रिलेशन में आ जाएंगे, और ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में जहां पे ये जो लड़का है वो जिस तरीके से बातचीत कर रहा है वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता किसी भी रिलेशनशिप के लिए। और ये जो लड़का है, और शायद और इसीलिए जो ये लड़की है, उसे लगा कि इस लड़की से उसे पीछा छुड़वाना चाहिए, उसने बार बार कंप्लेन भी की, लेकिन आखिर में हर्ष यही हुआ कि लाइब्रेरी में उसके साथ छेड़छाड़ होता है। और कई लोगों ने कहा कि जिस तरीके से उनके बीच में जो बातचीत हो रही थी वो कहीं से भी एक रिलेशनशिप अच्छी चीज़ तो नहीं थी। अब यहाँ पर मेरा जो कहना है, क्योंकि आपने इस पूरे केस को समझा, भारत के जो आसपास जितने भी देश हैं, हमारे जो संबंध हैं अभी इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, ना पाकिस्तान के साथ, ना चाइना के साथ। अब हम ऐसे में नहीं चाहेंगे कि नेपाल जो हमारे, जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, कई लोग बिना पासपोर्ट के भी नेपाल घूमने जाते हैं, वहाँ से हमारे यहाँ लोग आते हैं। तो ऐसे में जब ये खबर नेपाल के लोगों के पास पहुँचेगी कि हमारे बच्चे भारत जैसे सेफ जगह में भी सेफ नहीं हैं, तो हमारे देश की छवि क्या बनेगी। किसी से भी नहीं छुपा कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम किस बुरे हालात से गुजर रहा है। फिर भी जो हमारे देश से भी जो थोड़े से कम अमीर जो लोग हैं, अफगानिस्तान से लोग पढ़ने आते हैं, अफ्रीका से पढ़ने लोग आते हैं, नेपाल से लोग पढ़ने आते हैं, बाकायदा अलग अलग देशों से पढ़ने आते हैं। जब उन राज्यों के, उन देशों के जब बच्चों को पता लगेगा कि यहाँ पर दूसरे देशों के बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, क्या छवि बनेगी हमारे देश की। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो बाकायदा जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जो इंटरनेशनल बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए एक बाकायदा कमेटी बनानी चाहिए। जिस तरीके से
जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और जैसे लगभग KIT है, ये तो अपने आप में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, लाखों बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर एक ऐसी इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो कमेटी है जहाँ पे बच्चे कंप्लेन कर सकें, बता सकें, और ऐसी भी कमेटी नहीं बननी चाहिए जिस तरीके से जो प्रोफेसर आके कहें कि अरे तुम लोग कौन हो, तुम तो गरीब लोग हो, तुम्हारे हमारे KIT का जितना पैसा होता है तो तुम्हारे देश का GDP है। अरे ये क्या मतलब है? तो ये सारी चीज़ें कम से कम ऐसे जो प्रोफेशनल लोग हों, जिन्हें बच्चों की समझ हो, बच्चों की प्रॉब्लम की समझ हो, वो इस हैंडल को डील करें। अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो कम से कम सरकार को इंटरवीन कर कर, जब देश की छवि खराब हो तो उसमें इंटरवीन कर कर इस मामले को सुलझाना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री को KIT के अगर फाउंडर से बात करनी पड़ रही है तो क्यों नहीं उड़ीसा के CM ने खुद KIT के फाउंडर से बात कर कर इस मैटर को फौरन सुलझाने की कोशिश की। और मैं तो ये बड़े बड़े लोगों की बात भी नहीं कर रहा, खुद KIT के जो कॉलेज था, जो यूनिवर्सिटी थी, उसने इस मैटर को सुलझाने के बजाय उलझाना ज़्यादा बेहतर समझा। उसे उन्हें लगा कि ये जो नेपाली बच्चे हैं ये तो भाग के चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमें सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स का ख्याल रखना है। अरे बच्चों ने पैसे दिए हैं, कहीं वो ऐसी गरीब या कहीं उठ के आपके पास भीख नहीं मांग रहे हैं, वो पैसे देके पढ़ने आए। उसके बाद भी अगर आप उनकी चीज़ों को नहीं सॉल्व कर सकते तो माफ़ कीजिएगा, हमारी एजुकेशन सिस्टम और ज़्यादा खराब हो सकती है आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही चलते रहा।